और आपका आंदोलन सफल हो जाए, कैसे संभव है? कौन सी चीज थी जो ये जो डिटेल्स है मैं उनमें नहीं जाना चाहता, मैं एक बड़े एरिया को खोलना चाहता हूं जिससे कि और बात थोड़ी सी आगे बढ़े। देखिए ये जो समय है जिसमें ये 1757 हो या 1857 हो, ये समय राष्ट्र राज्य के फॉर्मेशन की प्रक्रिया के स्टार्टिंग का समय है। ये नेशन स्टेट जिसे हम लोग कहते हैं, नेशन स्टेट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और इंपीरियलिज्म एज ए सच, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो या बाद में दूसरे लोग हो या आज जो लोग हैं करते हैं हिंदुस्तान के बाहर, वो नेशन स्टेट के पक्ष में नहीं थे। अंग्रेजों ने कभी भी, चाहे जितनी भी सदिच्छाएं रही हो उनकी, चाहे जितनी छापियां रही हो उनकी, उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में उन्होंने मदद नहीं की। और ये बहुत सीरियस चीज है। एक देश स्वाभाविक तौर पर राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में दाखिल हो रहा था, इसी बीच में अंग्रेज हमारे यहां व्यापार करने के बहाने दाखिल होते और सारी चीजें धीरे 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 दूसरी दिशा लेनी शुरू करती। दूसरी एक चीज और जिस पर ये नेशन स्टेट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया में इंपीरियलिज्म की क्या भूमिका थी, क्या चाहते थे हमारे लोग? रजवाड़ों के लिए संभव नहीं था, चाहे जितने हथियार हो उनके पास में, चाहे जितनी फौज हो उनके पास में, और चाहे उनके पास में चाहे जितनी वित्तीय मदद हो तो नहीं। हिंदुस्तान की जनता नेशन स्टेट चाहती थी, राष्ट्र राज्य चाहती थी, लेकिन राजाओं की दिमाग में चीज नहीं आती। तो लड़ाइयां सद्भावना से नहीं जीती जाती। मान लो फर्ज करो हाइपोथेटिकली मदद के लिए सब चीज अवेलेबल रहती, देश आजाद हुआ तो 47 में पार्लियामेंट के खाली डिटेल्स उठा के देखिए कितने राजा पार्लियामेंट में आए। 30% से अधिक सांसद राजा पार्लियामेंट में आए थे। अंग्रेजों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1857 के संग्राम को कुचल के उन्होंने सारे रजवाड़ों के साथ में एग्रीमेंट किया और उसका उन्हें फल मिला। दूसरी चीज जो शुरू हुई वो बहुत ही सीरियस चीज थी, सोशल रिफॉर्म तो बहुत अच्छी चीज है, शिक्षा भी बहुत अच्छी चीज है। अब कल्पना कीजिए कि मार्क्स एंगेल्स विदेश में रहते हैं, वे 1857 के संग्राम और उसके परिणाम के बारे में लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और हमारे जो यहां लोग हैं, चाहे वो राजा राममोहन राय हो या ज्योतिबा फुले हो, मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं ये बात, मैं असम्मान व्यक्त नहीं करना चाहता। हिंदुस्तान की 1857 के समय जो समस्या थी आज भी उससे बड़ी समस्या है, वह है कृषि दासता और ग्राम्य बर्बरता। 1857 की लड़ाई अगर आप जीत भी जाते तो देश आप तो जीत गए ना 1947 में। ग्राम्य बर्बरता के रूप क्या खत्म हो गया हमारे समाज में? कृषि दासता के रूप क्या खत्म हो गया हमारे समाज में? नहीं। तो जो सोशल रिफॉर्म का जो एरिया होना चाहिए था वो कौन सा होना चाहिए था? मध्यवर्ग। और वो मध्यवर्ग जो तैयार हुआ गया उदीयमान वर्ग, वह आपके रिवोल्यूशन की प्रक्रिया में, जो 1857 के संग्राम की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं है। वह जो इंटेलिजेंसिया 1857 के पहले से तैयार होना शुरू हुआ, शिक्षित वर्ग, वह उसमें शामिल नहीं है। तो मेरे लिए चिंता की चीज है कि 1857 सक्सीड कब करेगा, सफल तब होगा जब ग्राम्य बर्बरता के जो रूप है, और वो गांव तक नहीं है, ये गांव से लोग आके शहर में बसे। कौन लोग थे जो बंगाल में जो 19वीं शताब्दी में मध्यवर्ग में शामिल हुए?
शिक्षित वर्ग में शामिल हुए। वे लोग थे जो गांव से आए थे शहर में, पढ़ने के लिए शहर में आए थे। क्या हमने ग्राम्य बर्बरता के रूपों के बारे में कभी डिबेट डिस्कशन चलाया? अगर ग्राम्य बर्बरता को हमने निशाना बनाया होता तो आप तय मानिए औरतों के साथ में रेप नहीं होता, हिरासमेंट नहीं होता, इफ्टीजिंग नहीं होती, अपमानजनक व्यवहार नहीं होता। दूर मत जाइए, सिर्फ बंगाल के डेटा उठा के देखिए। मैं 28 साल रहा हूं, मैंने करीब से देखा है। भयानक स्थिति है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि आप ग्राम्य बर्बरता के साथ में जो स्त्री का जो उत्पीड़न और शोषण जुड़ा हुआ है, जबकि ये जो नैरेटिव है इस पुस्तक में, चिन्हित वाली पुस्तक में, इसमें तमाम किस्म की स्त्रियों की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। अभी जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रही थी उन्होंने भी एएनयू का जिक्र किया कि उस समय 1920 में जब एक वीसी हो सकती है, स्त्री तो आपका एजेंडा नहीं थी, सोशल रिफॉर्म का एजेंडा थी। वो ज्योतिबा फुले क्या एजेंडा थी, राजा राममोहन राय क्या एजेंडा थी, लेकिन बात तो वो आपका एजेंडा नहीं थी। छोटी सी चीजें ज्यादा दूर मत जाइएगा, सिर्फ एक चीज करा दीजिए। सब लोगों में सद्भावना है ना, सारे राजनीतिक दलों में सद्भावना है, सिर्फ एक चीज करा दीजिए, जो कानून बने हुए हैं स्त्री वाले वो खाली लागू हो जाए स्ट्रिक्टली। मेरे लिए चिंता की बात है कि आपको बुर्का समझ में आता है लेकिन आपको दहेज प्रथा समझ में नहीं आती। मैं चिंतित हूं इस बात से कि हिंदुस्तान में कानून है कि दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद सरेआम दहेज लिया जाता है, दिया जाता है और शादियां हो रही हैं, बेशुमार खर्चे के साथ शादियां हो रही हैं, लेकिन कोई प्रतिवाद नहीं है। कमाल है। क्यों? मुझे स्त्री के प्रति जो ये बर्बरता का सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है दहेज। सही है। मुझे स्त्री बर्बरता के बारे में, ग्राम्य बर्बरता से जो जुड़ी हुई है उसके बारे में हमने सवाल उठाने ही बंद कर दिए और आज नहीं किए। पहले एक जमाना था जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो कांग्रेस के अधिवेशनों में समाज सुधार के मसलों पर भी एक सेशन रहता था, 1 दिन 2 दिन का, और बाकायदा प्रोग्राम होते थे। बाद में कांग्रेस ने भी समाज सुधार के प्रश्नों पर विचार करना बंद कर दिया और जो समाज सुधार के दूसरे संगठन थे, जैसे कि आर्य समाज, जिसका के इस इलाके में सबसे ज्यादा रुतबा था, 1920-21 के बाद से तो लगातार आर्य समाज भी उस ट्रैक से उतर गया और उसने भी कॉम्प्लेक्स ट्रैक पकड़ लिया। दूर मत जाइए। आप मेरे कहने से कभी जो भक्ति आंदोलन के जितने संत हैं ना, कबीर पंथी, दादू पंथी, ये तमाम जितने पंथ हैं, इनके जो सेक्ट बने हुए, जगह जगह मंदिर बने हुए, आप जाइए वहां पर, जो उनके इंचार्ज हैं, जो वहां लोग एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं, आप पता कीजिए वो किस संगठन से हैं। आप आर्य समाज के तमाम जो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, शहर की यूनिट्स हैं, आप पता कीजिए उनके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट कौन लोग हैं। आप पाएंगे तो वे लोग हैं जिनका कि समाज सुधार से कोई लेना देना नहीं है। सारे संगठन ने कंट्रोल किया हुआ है। आप और सोशल रिफॉर्म के इश्यूज को आज आपने उन लोगों के पास में वो संगठन चले गए हैं जिन लोगों का सोशल रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं लौट रहा हूं जहां से शुरू किया था। मैं इतिहास के पास क्यों जाना चाहता हूं? क्योंकि मुझे इतिहास अर्जित करना है। इतिहास किताब की चीज नहीं है। इतिहास पढ़ के समझ में नहीं आता। इतिहास को भी आपको, जैसे आधुनिक पीरियड, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बहुत अच्छा कुर्ता पहनूं, लेकिन इसके लिए क्या करूं? मुझे तो जाना होगा बाजार, मुझे पैसे खर्च करने होंगे, मुझे दर्जी खोजना होगा, मुझे रंग पसंद करना होगा, उसके बाद में कहीं मुझे कुर्ता मिलेगा। यानी आधुनिक समाज की सामान्य सी चीज है कि हमें हर चीज अर्जित करनी पड़ती है। कमाल। आप वस्तु खरीदने के लिए, उसे पाने के लिए आप बाजार तक जाना चाहते हैं, लेकिन आप एक सामान्य से अच्छे जीवन मूल्य को अर्जित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि किताब लिखें और समाज बदल जाए। कभी नहीं हो सकता।
कभी नहीं हो सकता। मैंने बहुत किताब लिखी है, किताब से समाज नहीं बदलता और किताबों के वितरण से समाज नहीं बदलेगा। जो नए मूल्य अर्जित कर रही, जो दूसरी जो बड़ी समस्या थी असफलता की, वो क्या थी? एक नई कल्चर डेवलप हो रही थी अंग्रेजों के आने के साथ। कौन सी कल्चर थी? जिसे अभी आप लोग कहते हैं, वो बार बार नाम आते ना, तो एक इंडस्ट्रीज के वो सब उनके खाते में जा रहा है। पहली बार कार्ल मार्क्स ने इस चीज को रेखांकित किया था कि व्यापारियों में सर्वभक्षी स्वार्थ भावना पैदा हो गई है और ये सबसे खतरनाक चीज है। लिख रहे किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और हिंदुस्तान के व्यापारियों में वो चीज कूट कूट के नीचे तक उतार दी गई। किस चीज से परेशान है हम लोग? 1857 में बात करना चाहते हैं ना। राजनीतिक चालबाजियां पहली बार 1857 में सामने आई और मॉडर्न फॉर्म में सामने आई। आज ये खुल के खेल रही है। मैं इतिहास के पास जाऊंगा तो मैं किस नजरिए से जाऊंगा? मैं इतिहास के पास जाऊंगा तो मुझे वर्तमान के नजरिए से इतिहास को देखना होगा, वर्तमान की कसौटी पर इतिहास को देखना और परखना होगा। मैं इतिहास की पूजा करने के लिए, इतिहास में कहानी पढ़ने के लिए मैं इतिहास के पास नहीं जाना चाहता। मेरे लिए इतिहास जरूरी है क्योंकि मुझे नया जीवन चाहिए। समस्या कहां है मेरी? अभी स्थिति क्या है कि हम लोग आंख बंद करके दौड़ रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि नहीं हो, लेकिन सब दौड़ रहे हैं। मैं भी दौड़ रहा हूं। मैं दूसरी बात, कभी बैठ के आलोचना या आत्मालोचना तो कर लें। कौन सी चीज थी नजाबंद ने जो पहला जिसका ये दल साहब ने जिक्र किया? के संग्राम से बहुत ही गंभीर रूप से निकलती जो इस पुस्तक में है। पता नहीं परमजी ने ध्यान दिया कि नहीं, मुझे, मैं चूंकि मतलब टीचर हूं तो मैं टीचर की तरह थोड़ा सा देखता हूं। इस पुस्तक में एक बहुत मजेदार चीज है जो कि इन्होंने लिखी है, लेकिन उस तरह से नहीं लिखी जैसी मैं सोच रहा हूं इन्होंने लिखी। वो ये कि इस पुस्तक में सद्भावना और सहिष्णुता के मॉडल का इस्तेमाल किया गया है कि जनता के बीच में उस समय किस तरह की सद्भावना और सहिष्णुता थी जिसकी वजह से लोग मोबिलाइज हो रहे थे और जा रहे थे। वो चाहे एक गांव ही था, 2 घंटे की लड़ाई थी। यह अकेली घटना नहीं है, यह अकेली घटना नहीं है। अगर उस दौर के 50 साल उठाए जाएं तो तकरीबन ऐसे आपको 100 विद्रोह, 100 के करीब इलाके दखल की घटनाएं आपको दिखाई देंगी, जहां के एक 2-2 साल तक लोगों ने लिवरेज करके इलाके अपने कब्जे में रखे थे, अंग्रेज घुस नहीं पाए थे। मैं सिर्फ आपके जिक्र के लिए नई चीज जिसे नंदीग्राम के नाम से आप लोग जानते हैं, तो मिदनापुर के इलाके में एक जमाने में वो नंदीग्राम का इलाका, उसके पास ही महिषादल, जहां के हिंदी का प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका जन्म हुआ था। बाई चांस की बात थी कि मैं वहां एक कार्यक्रम में ऐसे ही गया था। मुझे उस इलाके के बारे में जानकारी नहीं थी। तो पहली बार मुझे एक चीज पता चली जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये वह इलाका है मिदनापुर का जो 3 साल तक अंग्रेजों से लिबरेट करके रखा गया था। हिंदी का इतना बड़ा लेखक जिसको हम सब पढ़ाते हैं, आपको निराला के निबंधों में कहीं उस लिबरेटेड जोन के बारे में एक अक्षर नहीं मिलेगा। चिंता तो होगी। निराला जहां पैदा हुए थे उससे मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर, कोई भी जाए, मेरे कहने से जाइए कभी महिषादल और वहां जाइए तो जहां निराला की मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर ही एक शहीद वेदी बनी हुई है।
वेदी में करीब 84 औरतों के नाम लिखे, औरतों को बलात्कार का शिकार बनाया गया और उनकी बाद में हत्या की गई। हिंदी के, उर्दू के तमाम बड़े लेखक उस इलाके में जाते रहे, कभी किसी ने जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। और तो और वो जूही की कली, मैं ये घटना जिस वजह से बता रहा हूं वो मैं बाद में बताऊंगा। सब बच्चों को पढ़ाई जाती है कविता वो जूही की कली निराला की। हम जूही की कली का वो बगीचा भी देखने गए, वो राजा का नाती वो साथ था मेरे, तो मैंने कहा सर ये जूही की कली है, ये सी पर वो कविता लिखी गई, आप देख। तो मैंने कहा ये जो कोने में टीन सेट है ये क्या है? बोले कि ये रंगमंच था, यहाँ उस जमाने में नाटक खेले जाते थे। तो मैंने कहा दूसरी तरफ उस कोने में एक तरफ जूही की कली, एक तरफ रंगमंच और दूसरी तरफ कतल था। जूही की कली, कतल था और रंगमंच से मुश्किल से 1 फरलांग की दूरी पर निराला के पिता की छोटी सी झोपड़ी जहां निराला पैदा हुए थे। जूही की कली पर कविता लिखी गई, कतल घर पर कविता नहीं लिखी गई। मेरे लिए चिंता की चीज यह है कि इतिहास पढ़ते समय अनेक चीजें ऐसी होती हैं कि जो लिखा जा रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वह होता है ढंग सामने देखा कि छापियों के बारे में। मेरे दिमाग स्ट्राइक किया कि बात तो सही कह रहे हैं, छापियों के बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता। तो इतिहास में अनेक वे पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं कभी कभी आलोचना की दृष्टि से जिन पर चर्चा नहीं हुई है या वो उपेक्षित रहे हैं। आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में जो कि ज्यादा गंभीर चीज है, 1857 के साथ या अंग्रेजों के आने के साथ, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के आने के साथ में हमारे देश में कौन सी चीज आई ऐसी जो आज भी दीमक की तरह हमारे समाज में चिपकी हुई? आप गैस कीजिए, वो इतिहास की चीज नहीं। इंपीरियलिज्म की एक सामान्य और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। वह विशेषता यह है कि वह जहां पर भी गया उसने इररेशनलिज्म का बुनियादी तौर पर विकास किया। हम ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की बात करते समय इररेशनलिज्म के या अविवेकवाद के विकास की जो प्रक्रिया है या अविवेकवाद और साम्राज्यवाद के बीच का जो घनिष्ठ रिश्ता है इसकी बात ही नहीं करते। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा कि जॉर्ज लुकास की बहुत फेमस पुस्तक है द डिस्ट्रक्शन ऑफ रीजन। उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से इस बात का जिक्र किया है, तो बड़ी चर्चित पुस्तक है। तो इंपीरियलिज्म पर बात करते समय कम से कम ये तो देखें कि आइडियोलॉजिकली ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने क्या किया। अब विवेकवाद का विकास हुआ ज्यादा उनके आने के बाद में या विवेकवाद का विकास हुआ ज्यादा? आप उनके तमाम लिखे हुए को उठा के देखिए। उनके जो पक्षधर लेखक हैं उनके लेखन को देखिए। कौन सी चीज सबसे ज्यादा विकसित हुई? अंग्रेजों के आने के पहले जाति प्रथा उतनी विस्फोटक रूप में और उतनी व्यापक रूप में नहीं थी जितनी कि जाति प्रथा का विकास अंग्रेजों के दौरान हुआ। और जाति प्रथा ग्राम्य बर्बरता का सबसे महत्वपूर्ण औजार है। हम लोग जो लोग हैं, जो लोग जाति प्रथा के खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं, जिन्होंने बहुत लिखा है, अम्बेडकर उनमें सबसे बड़े हैं। आपको अम्बेडकर के यहां एक लाइन नहीं मिलेगी इररेशनलिज्म के खिलाफ में। अगर खाली जाति प्रथा को नष्ट करके आप आगे बढ़ जा सकते थे तो बढ़ जाते बहुत पहले, लेकिन नहीं बढ़ पाए। क्लाइमेक्स था भारत विभाजन अविवेकवाद का।
उस अविवेकवाद को हमने पकड़ने की कोशिश ही नहीं की कि वो आइडियोलॉजिकली आपके जीवन में रोक दिया गया है और वो फल फूल रहा है, और आज उसी से हम प्रतिदिन हर गली हर मोहल्ले में हर व्यक्ति के साथ दो चार हो रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री है अविवेकवाद की जो कि इंपीरियलिज्म चलाता है, आज भी चलाता है और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के जमाने में भी चलाता था। तो जब हम 1857 को लेकर बात शुरू करें तो हम ये देखें कि आइडियोलॉजिकली इंपीरियलिज्म क्या चीज क्रिएट करता है। जो बुनियादी वैल्यू है वो है अविवेकवाद, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं तर्क का विध्वंस। अगर तर्क का विध्वंस, अब कोई तर्क सुनने के लिए तैयार नहीं है, उस समय भी तर्क सुनने के लिए तैयार नहीं थे लोग, जनता की चीख पुकार भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और किसी भी तर्क से तार्किक लोग देखने के लिए तैयार नहीं थे। और इसका उदाहरण बंगाल के सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उस जमाने के 19वीं शताब्दी के, जिन्होंने 1857 के संग्राम में विद्रोहियों के खिलाफ बयान दिए। और हिंदी में जो हिंदी के अगर कुछ लोग हों यहां, जैसे रणबीर जी तो हैं, हजारी साहब द्विवेदी ने तो उसे प्रेज किया है, 1857 के संग्राम में विद्रोहियों के खिलाफ लिखे थे। सोचने लायक बात है। मेरे लिए चिंता की चीज है, चाहे वो 2 लाइन में लिखी हो, लेकिन चिंता की चीज है कि ये बात आई कैसे। मैं कंक्लूड यहां से करना चाहता हूं कि 1857 या 1757 या उसके बाद की घटनाओं ने एक चीज की तरफ ध्यान खींचा हमारा, वो ये था कि हम किन मामलों में अक्षम हैं। तो एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमारी कोशिश होती है जिन चीजों में अक्षम है उन जनता को उस अक्षमता का ज्ञान कराया जाए और उससे मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो 1857 ने जो एक दिशा खोली वो ये था कि जो जो वे एरिया है जहां के हम अक्षम हैं वहां हम सक्षमता कैसे हासिल करें। और वो जो अविवेकवाद था उसका सबसे बढ़िया क्लासिक एग्जाम्पल है आपके हम सबके जीवन में है। मैं संयोग से मतलब संस्कृत बैकग्राउंड से हूं तो मुझे उसका थोड़ा सा अच्छा अनुभव है, मैं रोज अनुभव करता हूं उसका। जन्म का सिद्धांत है। मैं आज प्रोफेसर क्यों हूं? बिल्कुल पहले कोई अच्छे कर्म किए थे इसकी वजह से अंग्रेजों ने इस पुनर्जन्म की थ्योरी को, पूर्व जन्म में आपने अच्छे काम किए थे इसीलिए अच्छा पा रहे हो, पूर्व जन्म में कोई पाप कर गए थे इसलिए तुम कष्ट में हो और दुखी हो, तुम्हारी पीड़ा का कारण वर्तमान में नहीं है अतीत में है। और ये जो चीज थी ये चीज एकदम नीचे तक जहन में उतार दी गई। तो हमारे यहां वो जो लोग हैं वो तमाम जो लोग हैं ना वो लिबरेटेड जोन में रहते हैं, जो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने हमें लिबरेशन दिया। पूर्व जन्म की थ्योरी से महात्मा बुद्ध भी मुक्त नहीं है। पूर्व जन्म की थ्योरी से आपके बहुत सारे दार्शनिक विद्वान भी मुक्त नहीं है। आप ये तय मानिए, आप समाज नहीं बदल सकते और आदमी नहीं बदल सकते अगर पूर्व जन्म की थ्योरी में विश्वास करेंगे। जो कुछ दुख सुख हैं वे मेरे वर्तमान के हैं, इसका न अतीत से कोई लेना देना है न भविष्य से कोई लेना देना। आज जो घट रहा है वो मेरे आज के कर्म का फल है। दिक्कत क्या हुई, हमने जो कुछ हमारे जहन में उतारा गया वो ये उतारा गया कि पहले जो करके आए हो उसी की वजह से आज तुम भोग रहे हो। तो ये जो अविवेकवाद है, इस अविवेकवाद ने एक बड़ा ग्राफ तैयार किया और इस बड़े ग्राफ का फायदा नए वर्गों ने भी उठाया। जो उदीयमान वर्ग थे जिसमें शिक्षित मध्य वर्ग था, इसमें व्यापारी थे जो आधुनिक व्यापारी थे, और जो शिक्षा संस्थानों में जुड़े हुए लोग थे वे भी थे। अगर ऐसा ना होता, शिक्षा अगर सबको विवेकवादी बनाती, ये मिसकंसेप्शन है। शिक्षा विवेकवादी नहीं, विवेकवाद को अर्जित करना पड़ता है। किताब पढ़ने से विवेकवाद नहीं आता, डिग्री हासिल करने से विवेकवाद नहीं आता। अगर ऐसा होता तो सबसे अच्छा ही होता कि फिर तो कुछ करना ही नहीं होता, फिर तो ये स्थिति होती ही नहीं जो आज है। तो हमने क्या किया कि अर्जित करने के काम को पोस्टपोन कर दिया, ये मान लिया कि ये तो हमें वैसे ही मिल जाएगा, वैसे कोई चीज नहीं मिलती। तो अर्जित करने के लिए जो चीज थी जिसका कि पुराने जमाने से और इस पुस्तक में भी है, क्या सबक लेंगे हम लोग?
सिर्फ एक ही सबक है मेरे लिए, अगर आपको आधुनिक बनना है तो अतीत के मोह से तो निकलना पड़ेगा। हमारी मुश्किल यह है कि हम अतीत के मोह से निकलना नहीं चाहते, अतीत को इंटैक्ट रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आधुनिक बन जाएं। ये कैसे संभव? बिल्कुल संभव नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं मंदिर बंद कर दिए जाएं, मैं नहीं कह रहा हूं गिरजाघर बंद कर दिए जाएं, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि लोग अपनी प्राथमिकताएं आधुनिक दृष्टिकोण से तय करें। लोग अपनी प्राथमिकताएं अपने दृष्टिकोण को आधुनिक दृष्टिकोण से तय नहीं करते। आधुनिक दृष्टिकोण से तय करने की किताब है संविधान, भारत का संविधान। उसमें जो वैल्यूज हैं वे मेरे लिए कोई संत महंत ऋषि मुनि ये आधुनिक दृष्टिकोण के दिखाने वाले नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में कौन सी चीज है? आप आए, मैंने आपको आशीर्वाद दिया और आपको लगा कि बस आपके तो सब काम पूरे होंगे। जी नहीं, दिक्कत यहां पर है कि 1857 में अगर आशीर्वाद से काम चलता तो इन्होंने बहुत सारे लोगों का जिक्र किया है जो प्रार्थनाएं कर रहे थे, मोबिलाइज भी कर रहे थे। वो सहिष्णुता के नाम पर धार्मिक मोबिलाइजेशन भी बहुत हुआ 1857 में। वो इधर के इलाके में भी हुआ, उधर के इलाके में भी हुआ। धार्मिक मोबिलाइजेशन से रेवोल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, चाहे जितनी सदिच्छाएं रहें। फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं, 1857 में पहली चुनौती थी नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को सबसे गंभीर चुनौती दी ब्रिटिश सिविलियन ने। डिस्टर्ब किया, उसकी नॉर्मल प्रक्रिया को डिस्टर्ब किया। सेकंड चीज जिसको डिस्टर्ब किया उन्होंने, वो इरेशनल का आइडियोलॉजिकल तेजी से विकास किया। कोई शहर नहीं है जहां के डिस्टॉर्टेड हिस्टोरिकल फैक्ट्स न लिखे गए। हर शहर के ऊपर उन्होंने किताबें लिखवाई, हर इलाके के ऊपर उन्होंने लोगों से लिखवाया, पूरा एक इंटेलिजेंस तैयार किया। तो कौन सी चीज जरूरी है 1857 को अर्जित करने के लिए? स्मृति को बचाना जरूरी है। और आज हमने क्या किया है? स्मृति इसके हवाले कर दी है। हमें किताब की जरूरत नहीं है। मैं लिख के लाया था, मैं सोच रहा था कुछ बोलूंगा, लेकिन रंग साहब ने मुझे थोड़ा दूसरी दिशा में प्रोवोक किया और मुझे अच्छा लगा कि आज की चुनौती है वो है स्मृति पर हमला और आपके इतिहास पर हमला। सवाल यह कि आप कितना बेहतर ढंग से अपने इतिहास को जानते हैं, और जानने का मतलब यह है आपको इतिहास के पास चल के जाना होगा। इतिहास चल के नहीं आएगा आपके पास, आपको इतिहास अर्जित करना पड़ता है। और यही वह जगह है जहां से कि हम दूर चले गए हैं। हम चाहते हैं कोई बता दे, हम सुन लेंगे, वो सत्यनारायण की कथा की तरह। जैसे कथा हुई उसके बाद प्रसाद बंटना है और प्रसाद बांट दिया तो उनका महाराज ठीक है और हम अपने घर चले गए। जी नहीं, इतिहास कोई कथा नहीं है। इतिहास में आपको जब दाखिल होंगे तो खरोंच लगेगी, आपके दिमाग में कुछ सवाल उठेंगे। अभी स्थिति ये होगी कि हमारे सामने कत्ल होता रहता है, तब सवाल नहीं उठते। 1857 तो बहुत दूर की बात रही। तो इस आपके विवेक को और आपकी स्मृति को किस तरह से घेर लिया गया है कि आप आंखों के सामने, और विवेकवाद की जो सामान्य खूबी है जो कि विकसित की गई वो ये सामने जो यथार्थ हो उसे मत देखो। ये गरीब क्यों है मैं इसके कारण नहीं जानना चाहता। मुझे बता दिया गया कि गरीब इसलिए कि पूर्व जन्म में पाप करके आया था इसलिए गरीब है। ये अमीर क्यों है मैं इसकी अमीरी के कारण नहीं जानना चाहता, और मेरे दिमाग को बिठा दिया गया कि इसके पहले पुण्य करके आया था इसलिए अमीर है। जो अविवेकवाद का सामान्य सूत्र में बता रहा हूं मैं आपको, वो ये कि आपको आंखों के सामने का यथार्थ देखने नहीं देता। और यही स्थिति आज भी है और यही स्थिति 1857 में भी थी, और यही हमारे लिए सबसे मुश्किल की जगह है। आप लाख डिटेल्स लाइए, लेकिन वैल्यूज से आप अपने को निकाल दो, अविवेकवाद के वैल्यूज से अपने को निकालिए, और यही वह जगह है जहां पर कि आप अपने आधुनिक मनुष्य को अर्जित कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।